Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. राधे राधे। तो आज से तुम लोग का पहला सेशन, कई लोगों का तो बीच में कोर्स चल भी रहा होगा, है ना। कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे, आज से ही स्टार्ट कर रहे होंगे कई लोग, राइट। बढ़िया है संस्कृति, वेरी गुड। हाँ, पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि कितने लोगों को पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था का सिलेबस का आइडिया है, वो जानते हैं कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या। कितने लोग हैं जिनको एक्चुअल में ये पता है कि पॉलिटी में क्या क्या आता है। ठीक है, हाँ इस बैच में तृप्ति पूरा हिंदी में ही चलेगा, पूरा हिंदी में चलेगा। नहीं नहीं बेटा, कभी भी प्री प्लस मेंस अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें चलती हैं वो एक साथ ही चलती हैं। फाउंडेशन बैच है ना, तो फाउंडेशन बैच में सब कुछ एक साथ ही चलेगा, अलग अलग नहीं कर सकते। और उसमें दिक्कत भी है, अलग अलग पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, सिलेबस भी नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, सिलेबस ही जानते हैं कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पहला जो लेक्चर करेंगे उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत, उन बुनियादी सिद्धांत को समझेंगे। बुनियादी सिद्धांत जो तुम लोग जनरली एनसीईआरटी वगैरह में कहते हो कि हमें सब एनसीईआरटी। हाँ, तृप्ति हिंदी देखो, मेरा सीधा है कि इंग्लिश बैच है तो इंग्लिश में चलेगा, हिंदी बैच है तो हिंदी चलेगा। मैं हिंदी बैच में इंग्लिश का एक शब्द यूज नहीं करूंगा। ठीक है, शुद्ध हिंदी चलेगी। मतलब शुद्ध वाली क्या, मैं बहुत तगड़ी वाली हिंदी चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहली चीज कि जैसे बहुत सारे हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं वहाँ पे कि आ, जो शक्तियों के विघटन का सिद्धांत क्या हो गया। ठीक है, शक्तियों के विघटन का सिद्धांत, संघवाद, इस तरह की जो छोटे छोटे चीजें हैं, मतलब हैं तो ये डिटेल में, लेकिन इनकी परिभाषा वगैरह समझ जाएंगे तो आगे थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। ठीक है, आगे समझने में आसान रहेगा। तो उसका स्टार्टिंग में कुछ जो कीवर्ड जो तुम लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी करते हो कि एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी का जो सार है वो हम तुम्हें पहले ही लेक्चर में दे देंगे। ठीक है, तो संविधान कैसे बना, संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या है, शक्तियों के विघटन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, यहाँ पे संघवाद क्या होता है, ऐसे जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में हम लोग पहले ही बात कर लेंगे। तो इससे क्या है कि एक थोड़ा सा बेसिक्स बन जाएगा, तुम्हें परिभाषा शब्दों के बारे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन सब चीजों का समझ में आ जाएगा। इशिका मैं अभी अपने बारे में बता दूंगा, मैं अपने बारे में बता दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले सिलेबस जान लो। सिलेबस ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे बारे में जानने के लिए बहुत टाइम है। मैं एक्चुअल में क्या हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है,
मेरे बारे में जानने के लिए बहुत टाइम है, तो अभी बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट से दूर रखता हूँ। बेटा टाइम तो लगेगा असलम, क्योंकि हम क्लास में आ, मान के चलो ये चलेगा तुम्हारा जुलाई तक। जुलाई तक, जुलाई तो जाएगा जाएगा, 2 महीने लगेंगे। दूसरा, फिर हम लोग संविधान के विकास की बात, संविधान के विकास, इसको जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 1600 से लेके 1950 तक क्या क्या संविधान में कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं वो सब, ठीक है, वो सब हम जानेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में हम लोग एक्चुअल में प्रस्तावना के सारे तत्व पढ़ेंगे। प्रस्तावना से संबंधित जो केस होते हैं, ठीक है, जैसे कई बार सुना होगा केशवानंदा भारती केस, वहां पे तुम्हारा, ठीक है, ए के गोपालन केस हो गया, ऐसे कई सारे जो शब्द हैं। हाँ, ये इस तरह के सारे केसेस के बारे में हम साथ में ही पढ़ेंगे, अलग से केस नहीं पढ़ना होता है। साथ में मेंस के जो सवाल हैं, मेंस के जो प्रश्न हैं, मेंस के प्रश्न एक्चुअल में ये सारे प्रश्न भी हम लोग साथ में ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मेंस के सारे क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में ही करेंगे। ठीक है। मुस्कान, घंटे घंटे मत पूछा करो, घंटे से पढ़ने आई हो क्या? घंटे मत पूछा करो। असलम रुक जाओ, धैर्य रखो। तो प्रस्तावना, उससे रिलेटेड मेंस के केस, ये सारी चीजें। फिर हम लोग जो है उसी से संबंधित तुम्हारा जैसे आर्ट, इसी में कनेक्ट करेंगे जो अनुच्छेद 1 से लेके और 4 तक के जो तुम्हारे किताबों में अलग से दे रखा है वो सब यहीं कनेक्ट हो जाएगा। फिर प्रस्तावना करने के बाद तुम्हारी किताबों में एक यूनियन एंड स्टेट के जो चैप्टर दे रखा है वो हम प्रस्तावना के साथ ही जोड़ देते हैं। फिर दूसरा तुम्हारे में नागरिकता दे रखा है, लक्ष्मीकांत तुम लोग यूज करते होगे। नागरिकता हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो इसमें मौलिक अधिकार के साथ साथ जो मूलभूत ढांचा सिद्धांत का, मूलभूत ढांचा सिद्धांत है, ठीक है, मूलभूत ढांचा सिद्धांत, इस तरह की चीजें भी हम लोग साथ में करेंगे। उससे रिलेटेड सारे केसेस करेंगे, ठीक है, उसके भी मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ये सारा चीज वहीं पे रहेगा। फिर जब मौलिक अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार में कम से कम 5 से 6 क्लासेस लगेंगी, सिर्फ इस टॉपिक में अकेला 6 क्लासेस जाएंगी। मौलिक अधिकार करने के बाद फिर हम लोग जो है राजनीति निदेशक तत्व, राजनीति निदेशक तत्व, इसकी बात करेंगे। और इसी में हम अपने जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, उन कर्तव्य की भी बात एक्चुअल में यहीं पे निपटा देंगे। जब इतना कर चुके होंगे फिर इसके बाद आता है कार्यकारी। तो केंद्र और राज्य कार्यकारी एक साथ पढ़ेंगे। केंद्र राज्य कार्यकारी मतलब कि एक तरफ अपना चलेगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के ही समानांतर में हम लोग पैरेलल में ही एक्चुअल में गवर्नर भी पढ़ेंगे, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो साथ में ही चलेगा, एक साथ दोनों पढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल हो जाएगा फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रधानमंत्री के साथ ये क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, प्लस इसी के साथ में मुख्यमंत्री तथा इनका मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद। ये चीज हम लोग करेंगे, एक साथ ही चलेगा ये। हाँ, वो सब छोड़ दो सुमित, अभी वो सब छोड़ दो, काहे दूसरे को कष्ट दे रहे हो। अब सात
8वां टॉपिक हम लोग का जो है वो संसद। संसद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट यही। संसद के साथ साथ राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल एक साथ चलेगा। ठीक है, नौवा, फिर जब ये हो जाएगा, संसद और राज्य विधान मंडल हो जाएगा। सोनिया रुक जाओ, पहले सिलेबस समझ लो, देन उसके बाद बेटा जो भी पूछ रहा हूं पूछ लेना, पहले सिलेबस नोट कर लो। संसद जब हम लोग कर चुकेंगे उसके बाद फिर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, या जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं, न्यायपालिका स्टार्ट हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जिसको तुम लोग कहते हो, वो एक्चुअल में एक साथ चलेगा। फिर 10वां टॉपिक तुम्हारा जो है, यहाँ पे जिला न्यायालय जो होते हैं, जिला न्यायालय के अलावा यहाँ पे ग्राम न्यायालय का एक सिद्धांत होता है, ग्राम न्यायालय पढ़ेंगे। लोक अदालत, लोक अदालत और प्राधिकरण, प्राधिकरण यानी कि जिसको आमतौर पे ट्रिब्यूनल बोला जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक करेंगे। अब ये करने के बाद 11वां जो टॉपिक तुम्हारा, जब इतना सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद आता है पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, या जिसको कई बार आमतौर पे संघवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ना होगा। इसी में केंद्र राज्य संबंध में ही जो तुम्हारा आपातकाल, जो कहते हैं कि आपातकाल लग जाता है, तो आपातकाल का सिद्धांत भी इसी में है। जब ये कर चुके होंगे, फिर 13वां टॉपिक तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा ये संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संवैधानिक निकाय। ठीक है, फिर 14वां, जिसमें तुम्हारा संवैधानिक निकाय में जैसे चुनाव आयोग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो यूपीएससी पीएससी वगैरह का जो तुम एग्जाम दे रहे हो, ये सब तुम्हारे इसमें आता है। फिर संवैधानिक निकाय के बाद गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। ये सारी चीजें हम लोग, इतने टॉपिक, और 15वां टॉपिक लास्ट में फिर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, नागरिकता। इतना लाइन से हमें पढ़ना है। हाँ, ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट अभी पढ़ेंगे, प्राधिकरण बोलते हैं उसको। इतना हम लोग को सिलेबस करना है। सिलेबस नोट कर लो, और क्या तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आती हैं। सिलेबस तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए सिलेबस में कि क्या क्या चीजें आती हैं। ये तुम्हारा सिलेबस है पॉलिटी का, ये सिर्फ पॉलिटी का सिलेबस है, इसमें गवर्नेंस अभी नहीं है। इतने 15 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें लगभग हम लोग को 2 महीना लगेगा। इतना नोट कर लिया। हाँ, अब तुम्हारा एक सवाल हमेशा रहेगा कि सर किताब कौन सी खरीदें, किताब कौन सी लेनी है, कौन सी किताब पढ़ी जाए, है ना। तुम्हारा एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि सर किताब कौन सी पढ़ें। बात भी सही है कि भैया यूपीएससी की तैयारी पीसीएस की कर रहे हो, तो किताब तो जरूरी है ही। बिना किताब के कैसे काम चलेगा। सारे टॉपर्स तो यही बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, ये पढ़ो, है ना, ये सारी चीजें।
मैं सीधा कहता हूं कि तुम्हें कोई भी किताब नहीं चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल। तुम्हें कोई भी किताब की जरूरत नहीं है। तुम्हें सारी चीजें क्लास से जितना पढ़ा दिया जाएगा उसकी जगह पे क्लास के जो नोट्स हैं, जो हम बोर्ड पे लिख रहे या जो हम क्लास में बोलेंगे, ठीक है, या क्लास में हम जो लिख रहे और या क्लास में हम जो बोलेंगे, इतना ही तुम्हारा सफिशिएंट है। इससे बाहर एक चीज नहीं मिलेगी तुम्हें। इवन कल यूपीएससी का पेपर हुआ, कल ही हुआ ना पेपर यूपीएससी का। मैंने पिछले बैच में जो चीजें पढ़ाई थी, यूपीएससी मैंने यूपीपीसीएस में पढ़ाया, यूपीएससी का पेपर आया। यूपीएससी के पेपर में पॉलिटी के 3 सवाल छोड़ के सारे सवाल क्लास के नोट्स में है, सारे सवाल। ये बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं असलम, ठीक है। सारे क्योंकि वो यूपीएससी के सिलेबस का था तो इसलिए वो 3 सवाल रह गए। बाकी एक्चुअल में सारे पीसीएस के क्लास के नोट से थे। यानी अब ये मान के चलो कि तुम्हें जो हम पीसीएस में पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पीसीएस में नहीं, वो यूपीएससी के लेवल का है। मुझे एक्चुअल में पीसीएस पढ़ाते टाइम पे मैं ये नहीं करता कि पीसीएस में इतना आ रहा तो इतना ही पढ़ाएं। हम तुम्हें जो चीजें देंगे वो यूपीएससी में काम आएंगी, ठीक है। वो चीजें तुम्हें यूपीएससी में काम आएंगी, पीसीएस तो भूल ही जाओ। पिछले साल यूपीएस पीसीएस का जो पेपर हुआ था पिछले साल का, जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। मैंने अपने स्टूडेंट, ठीक है, पिछले बार, अरे यार ये इंटरनेट दिक्कत कर रहा है क्या, स्टक हो रहा है। स्टक हो रहा है क्या इंटरनेट? स्पीड तो सही आ रही, पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। मौसम एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं इस वजह से हो सकता है कि दिक्कत कर रहा हो। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अगर बीच में होगा तो फिर हम देखते हैं, इंटरनेट चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक है हाँ। मौसम एक्चुअल में थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है ना, बारिश आरिश की वजह से वो, हाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से वो दिक्कत हो सकता है। ज़्यादा नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत ही। तो हम जो बात कर रहे थे कि पिछली बार यूपीपीएससी का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, अभी जो अक्टूबर में हुआ है, उसमें अक्टूबर के पहले आई थिंक मैंने सितंबर में एक रिवीजन सेशन लिया था 5 घंटे का। 22 सवाल में से 20 सवाल उस 5 घंटे के लेक्चर में से थे, 5 घंटे के लेक्चर में। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? 100% तो कोई नहीं कह सकता, 100% की तो कोई गारंटी नहीं होती, एक दो फैक्ट ऐसे इधर उधर से आ ही जाते हैं। 22 में से 20 सवाल सिर्फ 5 घंटे, जिसने भी वो 5 घंटे रिवाइज कर लिया था उसके 20 सवाल पॉलिटी के बन गए थे। और क्या चाहिए? इस बार अभी मेंस का पेपर होगा, अभी तुम्हें मेंस का मैं दिखा दूंगा कि देखो मैंने अभी मेंस का यूपीपीएससी का मेंस का सफलता बैच चल रहा है पीडब्ल्यू का। तो वहां पे जो है पूरा डिटेलिंग एक्चुअल में मैंने पहले ही दे दी है कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितना सिर्फ क्लास में नोट्स दे दे, ठीक है, क्लास में ही मेंस आंसर राइटिंग कराएंगे। मेंस आंसर राइटिंग जो है वो क्लास में ही कराएंगे हम।
अभी ठीक है वॉइस? अभी वॉइस ठीक है? ऑडियो सही है? आज मौसम एक्चुअल में ख़राब है, तो बारिश आरिश की चक्कर में ना सब अस्त व्यस्त चल रहा है। इसी वजह से ये थोड़ा सा आज हो रहा है। अभी ठीक है वंदना? अभी आ रही है? हाँ। बारिश के चक्कर में आज थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। तो मैंने कहा कि क्लास में आंसर राइटिंग, क्लास में मैं ही सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है, उसकी टेंशन नहीं लेना। बस मेरे साथ एक चीज़ खराब है, वो है कि मैं टेस्ट बहुत लेता हूँ। जिस दिन मूड फिर गया मेरा, ठीक है, मैं पहले से बताऊंगा भी नहीं, मैं पहले से बताऊंगा भी नहीं, और वहां पे कभी भी मैं सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ठीक है? मैं कभी भी, मतलब सोचना भी मत कि मैं कब ले लूंगा। मतलब मुझे लगा कि आज तुम्हारी बैंड बजाने का मन है, तो मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए फ्री हूं। नहीं, करंट अफेयर से रिलेट करोगे, साक्षी जब क्लास में पढ़ाएंगे तो एक्चुअल में करोगे। फिर भी तुम झांसी से हो, कितने से, झांसी से कितने से हो तुम? झांसी में कितने से हो तुम? हाँ। ठीक है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। कितने रहती तुम झांसी में? अब थोड़ा सा, हाँ, अभी और चीजें अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? यस, बुंदेलखंडी। एक्चुअल में देखो, मैं बता देता हूँ अपने बारे में। 2016 और 17, अच्छा तुम तो हमारे पड़ोसी आओ फिर। तुम तो हमारे पड़ोसी आओ, हम उतई के हैं, गुमनावारा के, ठीक है? हम तो तुम्हारे पड़ोसी भाई, गुमनावारा, ठीक है, मेडिकल कॉलेज के पीछे जो है। हाँ, और मैं अपने बारे में बता देता हूँ तुम्हें कि 2016 और 17, ठीक है, 2016 और 17 इंटरव्यू, ठीक है, मैंने दिया। फिर उसके बाद मैं बीटेक हूँ बेसिकली, मैं बीटेक हूँ। बीटेक के बाद मैंने 2016-17 इंटरव्यू दिया यूपीएससी, और उसके बाद फिर मैंने एमए किया इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फिर पीएचडी करी, ठीक है। मैं ऑलरेडी 2 किताबें पब्लिश कर चुका हूँ। और जिन कॉन्फ्रेंस को तुम एक्चुअल में करंट अफेयर में पढ़ते हो, वो कॉन्फ्रेंस में अटेंड अटेंड करता हूँ। यूपीएससी बेटा, वीरेंद्र, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी। तो उसके बाद एमए करके पीएचडी करी, पीएचडी करके जो एक्चुअल में 2 किताबें लिख चुका हूँ। और आज के समय में मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता हूँ। जो तुम एक्चुअल में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उस न्यूज़पेपर में, इस तरीके के न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल छपते हैं। मैं अमेरिका के और इजराइल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता हूँ। यस, जैसे तुम लोग द हिंदू पढ़ते हो, ऐसे इजराइल में टाइम्स ऑफ इजराइल है, ठीक है, अमेरिका में जियो पॉलिटिकल मॉनिटर है, इंडिया के भी 1-2 पेपर में लिखता हूँ। इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादातर जो आर्टिकल है वो यूएस और इजराइल के न्यूज़पेपर में छपते हैं। मैं 2 किताबें लिख चुका हूँ। और जिन कॉन्फ्रेंस को तुम करंट अफेयर में पढ़ते हो, हाँ, जिन कॉन्फ्रेंस को तुम पढ़ते हो, वो कॉन्फ्रेंस में मैं एज अ डेलीगेशन जाता हूँ। जैसे G20 समिट भारत में हुई थी, उस टाइम पे मैंने अटेंड किया था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट अभी इस साल की हुई, पिछले साल की हुई, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। यूपी गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जाता हूँ।
तो जो करंट अफेयर में जिन तुम कॉन्फ्रेंसेस का नाम सुनते हो, जैसे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग होते हैं, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में पार्टिसिपेट करा, तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस तुम सुनते हो एज अ करंट अफेयर के तौर पे, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूं। अब इससे ज्यादा क्या जानना है बेटा? वो तुम्हारे लिए नहीं है ईशांत, वो सब एक्चुअल में हाई लेवल किताबें हैं। वो एक तो जैसे AI पावर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडो पैसिफिक, अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, यूपीएससी के लिए नहीं है, वो रिसर्च की किताबें हैं। ठीक है, मैं तुम्हें नेट पे ही बता देता हूँ बेटा, तुम काहे इतना दुखी हो? तुम सर्च करोगे, तुम उसको वो वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो किताबें तुम्हारे सर के बाहर से हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तो उनके पीछे मत पड़ो। जैसे ये है, ठीक है, AI पावर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडो पैसिफिक। अब ये बुक्स एक्चुअल में तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब रिसर्च की किताबें हैं। ठीक है, ये सब रिसर्च की किताबें हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम इनको खरीद भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये किताबें $200-250 की आती है, कोई 200-250 रुपए में नहीं आते। ये $200-250 की किताबें हैं। नहीं अतुल, मैं कोई टेलीग्राम नहीं चलाता। अगर हाँ, लक्ष्मीकांत रख दो उसको, उसकी आरती, उस पे फूल माला चढ़ा के, उस पे अगरबत्ती लगा के रख दो, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी दिव्या। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना ही तुम्हारे लिए क्लास में जो चीजें बता दे रहे हैं वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, मैं एक ही जगह अगर कांटेक्ट अगर करना भी है तो मैं सिर्फ लिंक्डइन चलाता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं चलाता। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ें, शुरू करें। चलो शुरुआत करते हैं राज व्यवस्था की, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज व्यवस्था की। कौन कौन यहाँ झांसी से है? झांसी से इधर पे कौन कौन है? झांसी या उरई? राज व्यवस्था, इनफैक्ट सिवी तुमने नाम सुना होगा, तुम्हारे पड़ोस में एक लड़की थी गरिमा सोनाकिया, नाम सुना है? 2022-21 बैच टॉपर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 30। उसका नाम सुना है? गरिमा का, गरिमा सोनाकिया, रैंक 30 आई थी, झांसी की लड़की है, वो भी शिवाजी नगर में ही रहती थी, वो मेरी स्टूडेंट थी। इस टाइम पे उरई में पोस्टेड है, उरई में पोस्टेड है वो, झांसी सिविल लाइन, बहुत बढ़िया। गाजीपुर से हो तुम, बिजनौर, उरई से कल्पना तुम हो, ओके। शिवम, ठीक है, गुड, मतलब कुछ लोग बुंदेलखंडी भी हैं। ठीक है, उरई से है, रहते झांसी में हो। ठीक है, मतलब इतने बुंदेलखंडी हैं, तनक मनक तो बुंदेलखंडी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा तुम्हें पॉलिटी करने में, पॉलिटी में पढ़ने में मजा आएगा। अब पॉलिटी, संविधान समझने से पहले हमें एक्चुअल में ये चीज समझना जरूरी है, संविधान समझने से पहले जरूरी है कि राज व्यवस्था होती क्या है, या राज व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं। राज व्यवस्था जो है उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये चीजें आई। राज व्यवस्था का जन्म एक्चुअल में कैसे हुआ, उसके पीछे का जो कारण है वो है तुम्हारा मानव प्रवृत्ति, मानव प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, एक्चुअल में राज व्यवस्था का जन्म हुआ कैसे, समझते हैं। देखो, बातें मत करना, जो भी डाउट हो हम टाइम देंगे, डाउट टाइम पे पूछना, बीच में मत इंटरप्ट करना, समझ लो पहले। एक्चुअल में तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि मान लो धरती पे जैसे इंसान हम लोग बने, तो इंसान बनने के साथ सबसे पहले हम लोगों ने भाषा का निर्माण किया। अभी नोट नहीं करना है, अभी समझना है। जब हम कहेंगे, मतलब जैसा फ्लो चार्ट में कहें बस वैसा नोट करते जाना। अभी ये बेसिक बुनियादी चीजें हैं, तो इनको तुम्हें दिमाग में रखना है, इन चीजों को तुम्हें दिमाग में रखना है।
इन चीजों से तुम्हें ज्यादा वो नहीं करना है। अब यहां पे जैसे सबसे पहले मानव, जैसे ही हम लोग मानव बने, बंदर से मानव की तरफ गए, तो मानव बनने के साथ हम लोगों ने सबसे पहले भाषा का निर्माण किया। ठीक है, भाषा जिसकी वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके। अब भाषा बनी, भाषा बनने के साथ जब हम लोगों ने एक दूसरे से दोस्ती संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए, तो वैसे वैसे करके समाज का निर्माण हुआ। वैसे ही समाज का निर्माण। अब समाज का निर्माण कैसे हुआ? समाज के निर्माण में मानव प्रवृत्ति जो है एक बहुत बड़ा कारक है। समाज के निर्माण में मानव प्रवृत्ति, ओजस्वी, बेटा ध्यान नहीं आ रहा है यार ऐसे। ध्यान नहीं आ रहा शिवम ऐसे। हाँ, तो अब मानव समाज का निर्माण हुआ, तो मानव समाज के निर्माण के पीछे का कारण जानते हो? वो है मानव जो प्रकृति है। मानव प्रकृति कैसी? मानव प्रकृति का एक स्वभाव है कि वो दो ही चीजें समझता है, या तो प्रेम या घृणा। उसके अंदर दो ही भाव होते हैं, या तो उसे कोई चीज अच्छी लगती है या चीज से कोई नफरत करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तुम लोग भी पहली बार जब क्लास में जाते हो, नई क्लास में, मान लो तुम्हें कोई भी नहीं जानते, तुम नई क्लास में एंटर करे। अब नई क्लास में एंटर करते ही, गेट पे घुसते ही तुम उस चीज का चुनाव करते हो कि यार हमें यहां बैठना है, इसके साथ दोस्ती करनी है, और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इससे हम दूरी बनाएंगे। होता है कि नहीं होता? ये नॉर्मल टेंडेंसी है ना? ये नॉर्मल सी टेंडेंसी है कि वहां पे जैसे ही हम क्लास के अंदर घुसते हैं, क्लास के अंदर घुसते ही हम क्लास को देखते ही एक भाव बना लेते हैं कि यार ये फलाने के साथ हमें दोस्ती करना है, और ये दूसरे वाले के साथ हमें दूरी बना के रखनी, ये अच्छा नहीं लग रहा। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही एक्चुअल में जब आपस में बातचीत स्टार्ट हुई, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, तो कुछ लोगों में आपसी, ठीक है, आपसी, कुछ लोगों में आपसी जो है सद्भाव बना, और कुछ लोगों में जो है वहां पे दूरी बनी। और इसी यहां पे प्रेम और घृणा के चक्कर में समाज का निर्माण हुआ। और यहां पे समाज कैसे बना? एकाकी समाज, यानी कि ऐसा समाज जहां पे लोग एक जैसी विचारधारा वाले हैं, है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक होता है विविध समाज, और एक है एकाकी समाज जहां पे एक जैसे लोग रहते हैं। एकाकी समाज। अब मान लो जैसे इनको ये पसंद आए, इन्होंने इसके साथ समाज बना लिया, इनको ये पसंद आए, इन्होंने अलग समाज बना लिया। इस तरीके से समाज बनना स्टार्ट हुआ। अब्दुल बेटा अभी नहीं, अभी कितनी बार बोले? अभी जैसे लिखा रहे बस ऐसे ही लिखते चले जाओ। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, अभी कॉन्सेप्ट समझो। नोट्स तुम्हें नहीं ध्यान आएंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है? अब एकाकी समाज जब बना तो एक और समस्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जब कोई समाज बनाता है तो उसके साथ एक नई चीज भी पैदा करता है। क्या? जैसे तुम लोगों का 7-8 लोगों का ग्रुप बना होगा, तो उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि 7-8 के ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो उस ग्रुप में अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करता होगा कि हमारी सब लोग बात माने। होता है कि तुम लोगों का जो एक ग्रुप बना होगा 7-8 दोस्तों का, उसमें कोई एक प्राणी ऐसा होगा जो अपने आप को उस ग्रुप का लीडर दिखाने की कोशिश करता होगा, वो हर बात अपनी मनवाने की कोशिश करता होगा। ऐसे ही जब समाज बना, एक समाज का निर्माण हुआ, तो समाज में एक व्यक्ति उस समाज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, उस एकाकी समाज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है। और इसी नियंत्रण पद्धति की वजह से यहां पे एक नया सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की, हिंदी में बोला जाता है राजशाही। इसी वजह से कि एक व्यक्ति जो है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है,
तो एक सिद्धांत निर्माण हो जाता है राजशाही। राजशाही का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा तंत्र, एक ऐसी राज व्यवस्था जहां पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक विचारधारा का शासन हो। राजशाही का मतलब होता है कि एक ऐसी राज व्यवस्था जहां एक व्यक्ति, परिवार या विचारधारा का शासन हो। विचारधारा का शासन हो, उसको हम लोग कहते हैं राजशाही। हाँ, उसको कहते हैं राजशाही के, जहां पे एक व्यक्ति, एक परिवार या एक विचारधारा के तौर पे शासन करा जाए। लिख लो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो दिमाग में रख लो। तो जब भी कहा जाए कि राजशाही राज व्यवस्था क्या है, तो राजशाही राज व्यवस्था का मतलब हो गया कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की सल्तनत हो। क्या आज की डेट में कहीं पर राजशाही है पूरी दुनिया में? यस है। कहां पे? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो एक राजशाही वाला, एक्चुअल में वहां पे कहा भी जाता है कि सऊदी अरब में किंग है साहब, है ना। वहां के जो तुम्हारे जो हैं किंग है, वहां पे वहां राजशाही है। सऊदी अरब में आज भी राजशाही तंत्र चलता है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी एक व्यक्ति का शासन है, वो किंग जोंग वाली, किंग जोंग की पूरा परिवार शासन करता है। वो पागल आदमी, मतलब वो इतना खग्गी आदमी है कि अगर उसकी बात नहीं सुनो तो वो गोली मार दे। राइट, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या कहते हैं, ये सऊदी अरब हो गया। ये एक्चुअल में एग्जैक्टली यस अर्पित, ठीक है। जहां पर राजशाही का मतलब, राजशाही का मतलब जहां पर एक परिवार, हर साल सिलेबस बढ़ता रहता है या सही है? सिलेबस वही भी रहता है और बढ़ता भी है। करंट अफेयर बढ़ जाता है, बेसिक्स वही रहते हैं। बेसिक्स वही रहते हैं, करंट अफेयर बढ़ जाता है। तो राजशाही क्या है? राजशाही एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी राज व्यवस्था है जहां पर किसी एक व्यक्ति, परिवार या विचारधारा का शासन हो। ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरे समाज का भी जन्म हुआ। दूसरा समाज लोकतंत्र। लोकतंत्र कैसे? कि कई दोस्तों का ग्रुप ऐसा होगा जिसमें एक्चुअल में एक व्यक्ति अगर हर बार अपने चलाने की कोशिश करेगा तो उसका लोग विरोध कर देते हैं कि यार तुम क्यों कह रहे हो, सबकी सुनी जाए। कई ग्रुप ऐसे भी होंगे जहां पे एक व्यक्ति की नहीं चल पाती। मान लो सबके पास, जैसे एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी लोग समान पैसे वाले हैं, तो वहां पे अगर कोई एक व्यक्ति बार बार अपनी चलाए तो बाकी लोग कहते नहीं, तुम्हारी अकेली नहीं चलेगी, सबकी वोटिंग कराओ, जिसकी मेजॉरिटी आएगी, जिसके पास बहुमत होगा वही होगा डिसीजन। ऐसा भी होता है कई दोस्तों के ग्रुप में। जैसे अभी आज के डेट में मान लो जैसे हम लोग दोस्त हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स ने कहीं घूमने का प्लान बनाया, तो एक ने कहा कि नहीं यार एक काम करते हैं, श्रीलंका चलते हैं। ठीक है, दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं श्रीलंका नहीं, एक्चुअल में दूसरी जगह चलते हैं। अब ऐसे में किसकी माने? तो ऐसे में क्या होगा कि जितने दोस्त हैं वो सब आपस में कहेंगे भैया वोट कर लो कौन सी जगह चलना है, फिर जिसके पक्ष में ज्यादा होगा वही वहीं चल देंगे। ऐसा भी एक व्यवस्था होती है। तो यहां पे नीरज, ब्रिटेन में राजशाही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके लोकतंत्र, लोकतंत्र का भी जन्म, राजशाही और लोकतंत्र का जन्म लगभग समान रूप से हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग हुए, कई जगह पे मतलब सेम टाइम पीरियड में कई जगह पे लोकतंत्र का जन्म हुआ और कई जगह पे वहां पे राजशाही का जन्म हुआ। तो लोकतंत्र का मतलब है जहां व्यक्ति का शासन हो, व्यक्तियों का शासन हो, इनफैक्ट व्यक्तियों का शासन हो। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब जहां पर व्यक्तियों का शासन हो। यह दूसरा तंत्र हुआ। इसी तरीके से तीसरे तंत्र का भी निर्माण होता है। तीसरा तंत्र कैसे आया? एक्चुअल में कोई भी सत्ता को सिद्ध करने के लिए तर्क बहुत बड़ी चीज है। बिना तर्क के कोई बात तुम्हारी क्यों माने?
जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पे दोस्तों के ग्रुप में एक की चल रही, तो उसकी क्यों मान रहे? हम उसकी क्यों मान रहे? उसका कारण जानते हो? हम उसकी क्यों मान रहे? क्योंकि उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा है इसीलिए उसकी मान रहे। वो सब जगह का खर्चा उठा रहा है इसलिए सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो अगर समाज किसी एक व्यक्ति का शासन मान रहा तो उसके पीछे कोई तर्क दिया होगा उसने। तो वहां पे आमतौर पे जो तर्क दिया जाता था वो तर्क था धर्म से। कि जैसे अगर तुम देखो हिंदू धर्म में मनु की कहानी है ना। अरे तृप्ति रुक जा, गणतंत्र बहुत बाद में आया। गणतंत्र का सिद्धांत आया 1776 में अमेरिका के टाइम पे, वो अभी आएगा आगे। गणतंत्र अलग है, गणतंत्र क्यों है कैसे है वो अब आगे आएगा, डोंट वरी। तो वहां पे उस जमाने में राजशाही वाले अपना जो तर्क देते थे कि हम तो ईश्वर की संतान हैं, वो धर्म का सहारा लेते थे। उनका तर्क होता था कि देखो हमें तो ईश्वर ने शासन करने के लिए भेजा है। जैसे हिंदू धर्म में मनु की कहानी है, अगर तुम वहीं इस्लाम में चले जाओ तो एडम ईव की, वहां पे आदम और ईव की कहानी है। क्रिश्चियनिटी और जूइश में चले जाओ तो वो एडम ईव कहे जाते हैं, राइट। कि एडम ईव जो है वो एक्चुअल में ईश्वर के संतान है, उनको वहां पे ईश्वर ने भेजा है शासन करने के लिए। तो वो धर्म का सहारा लेते हैं राजशाही वाले। इसी तरीके से लोकतंत्र वाले भी अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए धर्म का सहारा लेते थे। धर्म का कैसे? इनका ये तर्क था कि ईश्वर ने सभी लोगों को समान अधिकार दिए। हमें भी इंसान बनाया, तुम्हें भी इंसान बनाया, इनको भी इंसान बनाया, तो सभी लोगों की बात सुनी जाए। ये भी धर्म का सहारा लेते थे। अब इन्हीं दोनों की चक्कर में एक तीसरा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आ गया। दिव्या बेटा पढ़ा लेन दो, काहे उड़ रही हो? थोड़ा सा धैर्य रखो ना, अभी पहले इसको जान लो। पहले राज व्यवस्था कैसे आई तब तो वो आएगा। भाई साक्षी का कोई आंसर कर दो। बेटा मैंने बोला एनसीईआरटी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है मेरी क्लास में एनसीईआरटी की, जरूरत ही नहीं है। पहले जन्म तो करा दे कि तुम चाह रही हो दिव्या कि बिना जन्म किए और भागना दौड़ लगवा दो। कैसे लगवा दें यार, कैसे लगवा दें? पहले पैदा तो हो जान दो किसी आदमी को, कोई व्यवस्थाएं तो आ जान दो, फिर तीनों में अंतर समझ जाओगे। ठीक है। तो अब लोकतंत्र और राजशाही ये समान तौर पे जो है एक समान एक्चुअल में सेम टाइम पे बने। ठीक है, ये एक ही टाइम पे सेम टाइम पे बने। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पे राजा एक्चुअल में कमजोर हुआ तो जो लोग एक्चुअल में धर्म की व्याख्या करने वाले, जैसे इस्लाम में मौलवी हो गए, हिंदू धर्म में जैसे पंडित हो गए, या क्रिश्चियनिटी में जैसे पादरी हो गए, इन लोगों ने सोचा कि हम ही एक्चुअल में इनको अधिकार देते हैं, धर्म की सीख हम ही देते हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम ही अपनी सत्ता चला लें, है ना। कि क्यों हम इन लोगों को शासन करने दें, हम ही अपनी सत्ता चला लें। तो उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया और यहां पे एक और नई व्यवस्था आ गई, धर्मतंत्र। ठीक है, धर्मतंत्र। जैसे लोकतंत्र है इसी तरीके से एक नया सिद्धांत जन्म लिया, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र का मतलब है जहां पर धार्मिक व्यक्ति शासन करे, जहां पर धार्मिक व्यक्ति का शासन हो, धार्मिक व्यक्ति का शासन हो, वहां उसको हम धर्मतंत्र कहते हैं। आज की डेट में धर्मतंत्र कहां पे है? ईरान में। आज की डेट में धर्मतंत्र है ईरान में। ईरान में जैसे अयातुल्ला खुमानी है, अयातुल्ला खुमानी मौलवी हैं और वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। लीडर क्या मतलब? शासक हैं वो प्रॉपर, वहां पे उन्हीं की हुकूमत चलती है। तो ईरान जो है वो एक धर्मतंत्र देश है, ना कि लोकतंत्र। दूसरा वेटिकन सिटी,
वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा क्या? जो अभी पोप जो मरे थे उनकी जगह पे जो दूसरे पोप आए हैं। वेटिकन सिटी कोई लोकतंत्र या राजतंत्र नहीं है, वो एक धर्मतंत्र व्यवस्था है। वो एक धर्मतंत्र है क्योंकि वहां पे पोप की ही बात मानी जाती है और किसी की नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे करके दुनिया में वहां पे 3 तंत्रों का निर्माण हुआ। पहला राजशाही, दूसरा लोकतंत्र और तीसरा धर्मतंत्र। यही 3 तंत्र मेन है। क्लियर है यहां तक चीजें? यहां तक समझ में आया? अर्पित भाई, अरे तेरे का। हाँ, जिते पुरोहितन को हुक्म चलत हो उते एक्चुअल में जो है धर्म तंत्र मानो जे। बिल्कुल सही। ठीक है, जनता की ना सुनाई जे, और जिते जिते खाली मौलवी पुरोहितन को वहां पे हुकुम चले, वही एक्चुअल में तुम्हारा धर्म तंत्र है। एक्चुअल में असलम तुम्हें नोट करना है तो तुम ये नोट कर लो, और नहीं करना है तो अपने दिमाग में रख लो। बहुत सिंपल सी चीज है। इनको एक्चुअल में एग्जाम में लिखना नहीं है, ये बेसिक्स हैं एनसीईआरटी के। लोकतंत्र का मतलब वीरेंद्र, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीरेंद्र, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? मान लेते हैं वीरेंद्र तुम्हारे 8 दोस्त हैं। ठीक है, 8 से 9 दोस्त हैं तुम्हारे, बढ़िया पक्के वाले दोस्त। अब 8 से 9 दोस्तन ने बनाओ प्लान कि चलो गोवा चलें घूमबे, है ना। तुमने कही कि चलो यार वीरेंद्र ने प्रपोजल रखा अपने 9 दोस्तों के सामने, सभी दोस्तों के सामने, कि चलो यार गोवा चलें। गोवा के बड़े शानदार मंदिर हैं, है ना, उतने मंदिर हैं, बढ़िया से भजन पूजन करके आए, उतने दर्शन अर्शन करके। अब एक दोस्त कह रहा हो कि नहीं यार गोवा नहीं, चलो कितने चलो हिमालय चलो, जीवन में कछु बचो ही नहीं है, हिमालय चलो, हिमालय सबसे अच्छो, उतई बाबा बन जाए, उतई आराम से रह जाए, जीवन कट जाए। तीसरो दोस्त कह रहा हो कि नहीं नहीं हिमालय नहीं, शिमला चलो। अब ऐसे में की मान है, बताओ किसकी बात मानी जाए? तो ऐसे में फिर वोटिंग कराई कि वीरेंद्र की मानी जाए कि हिमालय जाने। जी के पक्ष में ज्यादा वोट आ जाए, है ना, जी के पक्ष में ज्यादा वोट आ जाए, भाई की मान लीजिए। भैया जिसके पक्ष में ज्यादा वोट हैं, कि मान लो 9 दोस्त हैं, 5 ने कह दी कि नहीं साहब गोवा चलो, तो गोवा चल रहा है। यही लोकतंत्र है। ठीक है, यही लोकतंत्र है। कि लोकतंत्र का मतलब जहां पे किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तियों का शासन है, जहां पर व्यक्तियों का शासन है, वही लोकतंत्र है। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट्स करने का टाइम बता दीजिए बाकी। अरे यार वो हमारे साइड के ही हैं, तो उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज एक ही है। ठीक है। वो उनकी लैंग्वेज नहीं है, ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है। बुंदेलखंड में ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना हो तो तुम नोट कर लो ऐसे ही फ्लो चार्ट में, नहीं करना हो तो तुम्हारी तुम्हारी बात। नहीं दीपांजलि, पिछली बार एक्चुअल में मेरा नाक का ऑपरेशन था, इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। धर्म कैसे वीरेंद्र, जैसे तुमने कहा कि गोवा जाना, अब तुमने कहा कि गोवा क्यों जाना, ठीक है, तो गोवा जाने के पीछे तर्क दोगे ना कि गोवा काहे जाने। घर घरे जैसे तुमने कही कि घर वालन से पूछी तुमने कि गोवा जाने, अब घर वाले पूछे तो कि भैया काहे गोवा जाने तुम्हें, तो घर वालों को तुम क्या बताओ कि गोवा पे बीच पे जा रहे हैं? नहीं, गोवा में बढ़िया मंदिर हैं, उते एक्चुअल में भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाएं, ठीक है, उते मन्नत पूरी हो जात, जैसे जा रहे। तो ऐसे यहां पे भी है। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही है कि इन लोगों को तर्क देना पड़ेगा ना कि क्यों सबकी बात मानी जाए। तो इन्होंने तर्क दिया कि सभी इंसानों को ईश्वर ने समान बनाया है, सभी इंसानों को ईश्वर ने समान बनाया है, तो सबका समान अधिकार है, सबकी बात मानी जाए। तो तर्क तो देना पड़ेगा ना, बिना तर्क के काम नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने भी धर्म का सहारा लिया,
इन्होंने भी धर्म का सहारा लिया। इन्होंने धर्म का सहारा लिया अधिकार के दायरे में, इन्होंने धर्म का सहारा लिया सत्ता के दायरे में। सबने अपनी अपने तरीके से समझा दिया, सिंपल है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ना ये चीज? अब दूसरी जो परिभाषा, दूसरी जो चीज हमें समझनी है वो है संविधान। संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा को हम लोगों ने एक तरीके से ऐसे बांट रखा है कि संविधान मतलब जो तुम्हारी किताबों में जो भाषा परिभाषा लिखी है ना, वो बड़ी ऐसी है, जटिल सी दे रखी। हम तुम्हें एक सिंपल सी भाषा संविधान की परिभाषा बताते हैं। संविधान, देखो किसी भी समाज को पहले तो ये समझो कि संविधान क्यों चाहिए, किसी भी समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, प्रतिमा तुम लोग एक्चुअल में पॉलिटी को एंजॉय करोगे। ठीक है पॉलिटी तुम्हें ऐसे लगेगी सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि हम एग्जाम्पल ऐसे देते हैं अपनी क्लास में जो तुमसे रिलेट करे। जैसे अभी हमने वीरेंद्र को एग्जाम्पल बना लिया, तो मेरी क्लास में एक्चुअल में ऐसे ही पढ़ाई होगी कि हम किसी को राष्ट्रपति बना देंगे, किसी को गवर्नर बना देंगे, किसी को विधायक बना देंगे। मेरी क्लास में यही चलता है जिससे तुम रिलेट कर पाओ। मेरी क्लास में रोज यही होगा कि एग्जाम्पल हम तुम्हारे ही एग्जाम्पल देंगे जिससे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। तो तुम पढ़ाई करोगे नहीं, सिर्फ एंजॉय करोगे पढ़ाई। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब संविधान क्यों चाहिए। संविधान इसलिए चाहिए कि अगर मान लो समाज में नियम कानून ना हो, समाज में अगर नियम कानून ना हो तो ऐसे में क्या होगा, समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, एक दूसरे को पकड़ के मारेंगे पीटेंगे। हाँ संस्कृति पूछो। हाँ दिव्या, ठीक है, बताओ संस्कृति। कि अगर समाज में नियम कानून ना हो तो एक्चुअल में अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे तुम बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश में कोई भी नियम कानून ढंग से एक्चुअल में जो चल नहीं रहा, इसी वजह से एक दूसरे को मार काट दे रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं है। तो संविधान की जरूरत क्यों है? संविधान की जरूरत इसलिए है, संविधान की जरूरत इसलिए है कि संविधान एक्चुअल में वहां पे ऐसे नियम कानूनों की व्यवस्था कर देता है जिससे अव्यवस्था नहीं फैलती समाज में, जिससे समाज में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, है ना। तो इसीलिए संविधान की जरूरत है। संविधान की परिभाषा क्या बनी? संविधान बेसिकली ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं, संविधान मौलिक या मूलभूत सिद्धांत, संविधान मौलिक सिद्धांत या नियम कानून है, नियम कानून हैं जिनको समाज स्वयं स्वीकृति देता है, समाज स्वयं स्वीकृति देता है, स्वयं स्वीकृति देता है। अब हमने ये चीज क्यों लिखी कि स्वयं स्वीकृति देता है? एक्चुअल में संविधान का यही मूल जड़ है, यही है मेन, जिसको एक्चुअल में तुम्हारी परिभाषाओं में लिखा नहीं गया। क्या कह रही हो तुम? हम बैच की गलती नहीं दे रहे, शायद मेरी गलती है। क्या गलती हो गई तुमसे? संस्कृति बुक नहीं है मेरे पास, इसके पहले हम संस्कृति तुम लेट शुरू की हो क्या? तुम स्टार्टिंग में देखो। कोई बात नहीं, संस्कृति हम बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ा रहे। तुम्हें कोई किताब नहीं चाहिए, कोई भी किताब, नॉट इवन अ सिंगल, एक भी किताब नहीं चाहिए। और हम तुम्हें इतना बेसिक चीजें बता रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में है ही नहीं। हमने अभी जो स्टार्टिंग, तुम शायद लेट आई हो, थोड़ा सा बैक करके देख लेना।
अभी हमने जो चीजें समझाई हैं ये किताबों में तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र होके, तुम अगर खाली बस इतना जान लो कि तुम्हें खाली हिंदी लिखना आती है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। मुझे तुम्हारी किताबें अगर हैं तो उन पे एक काम करो, एक फूलमाला चढ़ाओ, 2 अगरबत्ती लगाओ और थोड़ा सा प्रसाद लगा के साइड रख दो। तुम्हें किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्लास में पढ़ा रहे बस उसको नोट कर लो, और जो चीज लिखाएंगे क्लास में आंसर राइटिंग कराएंगे बस उसको कर लो। बस बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो कुछ नहीं, टेंशन फ्री होके एंजॉय करो पढ़ाई को, बिल्कुल बिंदास होके। तनको तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तनको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से। ठीक है? एकदम मस्त होके। अब यहां पे हमने ये चीज क्यों लिखी कि संविधान जो है वो मौलिक सिद्धांत तो है, ये तो सब मानते हैं कि वो मौलिक सिद्धांत, ठीक है, जिसके थ्रू वहां पे राज्य संगठित होता है, दुनिया भर की चीजें। हमने जो मेन फोकस किया वो ये कहा कि संविधान क्या है। संविधान वो सिद्धांत हैं जिनको समाज स्वयं स्वीकृति देता है, जिनको समाज स्वयं स्वीकृति देता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यहां पे सपोज आस्था है, आस्था ने अपनी मम्मी को वहां पे कहा कि मम्मी हमारे पढ़ने का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे से लेके और 10 बजे तक का है, और अगर हम जो है पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको जो मन करे वो करवाना। आस्था की मम्मी ने कहा बिल्कुल। अब आस्था ने खुद कानून बना के अपनी शक्तियों को सरेंडर किया। अब अगर आस्था 7 से 10 के बीच में नहीं पढ़ रही तो मम्मी वहां पे बाल पकड़ के और किचन में ले जाके कहेंगी कि बेटा बर्तन धो। जो अब यही बचा है तुम्हारा काम। अब तुम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि तुमने खुद कानून बना के स्वीकृति दी है कि अगर ऐसा हम इन कानूनों का अनुपालन करेंगे, अगर हम नहीं मानेंगे तो सरकार यानी कि मम्मी जो चाहे वो कर सकती हैं। समझ में आई ये चीज? तो संविधान एक्चुअल में संविधान का मूल कारक तो यही है। संविधान कभी सरकार नहीं बनाती, संविधान कभी जो है, ठीक है, मौलिक सिद्धांत यानी कि वो सिद्धांत जिनसे समाज में व्यवस्था लाई जा सके। मौलिक सिद्धांत का मतलब वो सिद्धांत जिनसे समाज में व्यवस्था स्थापित करी जाती है। ठीक है? तो संविधान क्या है? संविधान वो सिद्धांत है जिनको समाज खुद स्वीकृति देता है कि हम इन कानूनों को बना रहे और हम इन कानूनों के हिसाब से चलेंगे, और अगर हम इन कानूनों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। इसी को संविधान कहते हैं। ठीक है? हाँ, समझ में आई ये चीज? समझ में आई ये चीज? कि संविधान क्या है? संविधान एक्चुअल में यही है कि जहां पे समाज खुद से कानून बनाता है, उसको स्वीकृति देता है कि हम इन कानून के हिसाब से चलेंगे, और अगर कहता है कि अगर हम नहीं चले इन कानून के हिसाब से तो जो मन मर्जी हो वो कर लेना, वही संविधान है। समझ में आ गई ये चीज? आस्था क्लियर हुआ कि संविधान वो मौलिक सिद्धांत या नियम कानून है जिनको समाज स्वीकृति देता है, ठीक है, अनुपालन की स्वीकृति देता है, और उन कानूनों से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। लिखना हो तो इसको लिख लो। ये डेफिनेशन हो गई तुम्हारी। बताया ना, मौलिक सिद्धांत वो सिद्धांत है नेहा जिनसे समाज में कानून व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है, उन कानूनों को। ठीक है? समझ में आया? जैसे
पुराने टाइम पे नेहा अपने आप पे जात पात वो छुआछूत चलता था। तो भाई हमने 1950 में, ठीक है, संविधान सभा ने बनाया, बाबा साहब ने बनाया, लेकिन हकीकत में किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया हमारे बिहाफ पे। हमने जो जो चीजें, यानी कि भारतीय समाज ने जो जो चीजें बाबा साहब को बताई या उनके साथ वालों को, जैसे BN राव जी को बताई कि हमें ये तकलीफें हैं, इन तकलीफों के लिए कानून बनाओ, तो भारतीय जनता की जो चीजें थीं, उन जनता की चीजों के आधार पे कानून बनाए गए। उन कानूनों को भारतीय जनता ने स्वीकार किया कि हम इस हिसाब से चलेंगे, और वही हमारा संविधान है। समझ में आई? सिद्धांत क्लियर है? रमा बेटा अभी बताया मौलिक सिद्धांत का मतलब, कि मौलिक सिद्धांत का मतलब वो सिद्धांत जिनसे कानून व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, सरकार कैसे बनेगी, कैसे कानून व्यवस्था के व्यवस्था होगी, वो सब मौलिक सिद्धांत है। ठीक है रमा, या तो मौलिक प्रिंसिपल मत लिखो, मौलिक सिद्धांत, या तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखो, आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी। हाँ, समझ में आई ये चीज? अब यहां पे संविधान के कई एक्चुअल में घटक भी होते हैं। जब संविधान बनाया जाता है तो संविधान के कई सारे घटक भी होते हैं। जब संविधान बनता है तो संविधान के घटक, कई सारे घटक होते हैं, कई सारी चीजों से मिलके संविधान बनता है। क्या क्या चीजें? BN राव का नाम खो गया, बात तो हकीकत है तुम्हारी। घटना चक्र का दीपांजलि, अरे राम। बेटा MCQ के लिए यूज कर लो, MCQ तुम्हें प्रीवियस ईयर लगाना है तो बिल्कुल लगा सकती हो उससे। अभी अंजलि उस पे आएंगे, काहे आगे आगे भाग रही हो, अभी परेशान मत हो। अभी पहले संविधान तो समझो कि संविधान के घटक क्या हैं। संविधान जब बनाया जाता है तो संविधान में कई सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, संविधान में कई सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे संविधान बनाते टाइम संविधान में जो समाज में व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के अधिकार सम्मिलित होते हैं, व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है, दूसरा, संविधान जब बनाया जाएगा तो सरकार किस तरह की सरकार है, ठीक है, कौन सी सरकार है, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, धर्मतंत्र है, किस तरह की सरकार है, तो सरकार जो है उसका प्रकार, सरकार का प्रकार वो भी मेंशन होता है। सरकार का प्रकार, ये चीज भी मेंशन होती है। तीसरी चीज, सरकार एक्चुअल में किस तरीके से बनेगी, कि अगर लोकतंत्र है तो चुनाव किस तरीके से चुनाव होंगे, प्रक्रिया क्या है चुनाव की, तो सरकार चुनने की प्रक्रिया ये संविधान में होगा। सरकार चुनने की प्रक्रिया। चौथा, कि जब यहां पे संविधान बनेगा तो संविधान में यहां पे जो है सरकार के कर्तव्य, कि सरकार बन के सरकार को करना क्या है, तो उनके काम सुनिश्चित करे जाएंगे, तो सरकार के कर्तव्य इसमें होंगे। पांचवा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी। ठीक है, कि मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने आस्था का एग्जाम्पल लिया, तो आस्था के घर में आस्था की मम्मी के पास तो फुल अथॉरिटी है कि वो जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती ना। आस्था के साथ तो कुछ भी हो सकता है, कि वहां पे हो सकता है कि झाड़ू लगवा दें, हो सकता है कि थप्पड़ पड़ जाए, हो सकता है कि बाल पकड़ के पूरा पोछा ही लगवा दें, है ना, उस आस्था को ही पोछा बना दें, कुछ भी हो सकता है आस्था के साथ। तो
लेकिन सरकार हर चीज नहीं कर सकती, सरकार की दायरे होंगे। तो सरकार की शक्तियां क्या क्या हैं, उसको अपने जो कर्तव्य निर्वहन में शक्तियां चाहिए, वो शक्तियों का यहां पे डाला जाएगा, नहीं तो फिर वो पागल हो जाएगी सरकार। तो सरकार की शक्तियां, ये चीज संविधान में होगा। और सरकार की सीमाएं क्या होंगी, अगर ये नहीं होगा तो कल्याण हो जाएगा। सरकार की सीमाएं, कि कहां तक सरकार जा सकती है ना। सरकार की सीमाएं निर्धारित होती हैं कि भाई मान लो जैसे सरकार, फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार की शक्ति, जैसे हर व्यक्ति की कामना होती है कि हम पहले डीएम एसडीएम बन गए, एसडीएम बनने के बाद फिर मन करेगा यार एडीएम बन जाए बस, एडीएम बन गए फिर मन करेगा यार डीएम बन जाए बस, फिर डीएम बन गए फिर लगेगा यार सेक्रेटरी बन जाए एक बार, फिर सेक्रेटरी, अब वो लालसा कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे ही सरकार की शक्तियां धीरे, सरकार जब अपनी शक्तियों का उपयोग करती है तो वो धीरे धीरे बढ़ाती है। तो सरकार की शक्तियों को सीमित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार तो फिर खेल कर देगी। तो ऐसे में ये चीज सबसे ज्यादा संविधान के घटक में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है, बाकी सब तो चलेगा, ये नहीं छूटना चाहिए किसी भी आधार पे। ये यूपीएससी का एक बड़ा अच्छा सवाल था, मैं तुम्हें एक सवाल बता देता हूं, यूपीएससी ने पूछा था 2018 में, यूपीएससी 2018 का, आई थिंक 2018 का एक क्वेश्चन है, और उसमें 18 में था या 19 में था, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है। एक सवाल था कि संविधान का, बड़ा आसान सा सवाल लग रहा था लोगों को, कि संविधान का मूल कार्य क्या है, मूल कार्य, और चार ऑप्शन दिए थे, और सबसे बड़ी बात है चारों ऑप्शन सही थे, चारों ऑप्शन। अब उन चारों में से जो सबसे करीबी ऑप्शन था वो हमें बताना था। तो संविधान का मूल कार्य जो है वो एक्चुअल में सरकार की शक्तियों को सीमित करना माना जाता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। सरकार की शक्तियों को सीमित करना जो है वो संविधान का मूल कार्य है, और इसी को कई बार संविधानवाद भी कहा जाता है। संविधानवाद का मतलब होता है जहां पर ऐसे, संविधानवाद मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, संविधानवाद का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया। अमृता क्या हो गया, दिख नहीं रहा बेटा, स्क्रीन बड़ी कर लो थोड़ी सी, और बड़ा लिखें, और बड़ा लिखें। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा आई साइड वीक है क्या फिर, और बड़ा लिख देंगे कोई बात नहीं, बताओ तो। तो संविधान का मूल कार्य है सरकार की शक्तियों को सीमित करना, अगर ये ना हो तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सरकार फिर कुछ भी उल्टे सीधे कानून बनाएगी और मुश्किल हो जाएगा। इसी को कई बार संविधानवाद भी कहा जाता है। तो संविधानवाद डेफिनेशन, एक छोटी सी एक लाइन लिख लो, एक छोटी सी वहीं पे नोट करके, इतना सब कुछ नोट कर लिया, नोट करने के बाद एक नीचे लाइन लिखो, जो हम बोल रहे हैं वो लिखो, वहां पे एक लाइन डालो संविधानवाद, हेडिंग डालो वहां पे संविधानवाद, उसमें लिखो, संविधानवाद में लिखो, संविधानवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, हाँ, संविधानवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, संविधानवाद एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों को, वाद शब्द का मतलब होता है विचारधारा से, वाद एक्चुअल में जब किसी चीज को वाद से जोड़ दिया जाता है तो वो एक विचारधारा हो जाती है। तो संविधानवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है, सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है, ठीक है, कर लिया नोट।
यहां तक समझ में आया? अब इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई समस्या है तो पूछ लो। कौनो दुख तकलीफ होए भैया तो पूछ लो, वो कष्ट में ना रह जाए। सोनिया क्या कह रहे हो? मेरी हिंदी राइटिंग पहले से, बेटा लिखते नहीं थे, ठीक है। विद्या मंदिर के पढ़े हैं, इंग्लिश हिंदी छोड़ दी थी बहुत पहले, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हमने भी कर ली, ठीक हो गई चीजें। ठीक है। अब जैसे बुंदेलखंडी में कहावत है कि साइकिल चलावो छोड़ दो जाको, मतलब जो थोड़ी नहीं है कि साइकिल चलावो नहीं जानत है। साइकिल चलावो छोड़ दो थी, अब फिर से साइकिल उठा ली, फिर चलाने लगे। साइकिल चलावो थोड़ी ना भूल गए थे, 2-4 दिन चलाई, समझ में आ गई कि कैसे लिखने। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद यहां पे अब संविधान के प्रकार, ठीक है। संविधान जो है वो दो तरीके से बांटा गया है। संविधान के प्रकार, संविधान को दो हिस्सों, दो तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया लिखित संविधान, लिखित संविधान, और दूसरा जो है वो है अलिखित संविधान। सुधांशु, संविधानवाद की इजी डेफिनेशन बता दें। देखो, अब हमने तुम्हें उसमें इजी ही लिखाई है। हमने ये कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों को रोका जाए। वैसे हम अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे थे, बट तुमने राग छेड़ दिया तो चलो बता देते हैं, पहले तुम्हारा ही कष्ट दूर कर देते हैं। मान लो सुधांशु, हम सरकार हैं, हमने कानून पास किया कि मेकअप बैन, ठीक है। हमने कानून पास किया, मेकअप बैन कानून 2025, और इस कानून के तहत हमने क्या किया, कहा कि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर, अभी तृप्ति बताते हैं, हमने कानून बनाया मेकअप बैन 2000 कानून 2025, और कहा कि भाई साहब सार्वजनिक स्थानों पर मेकअप लगाना अपराध है, और जो भी सार्वजनिक स्थानों पर मेकअप लगा के आएगा उसको सीधा जेल, आजीवन कारावास, है ना, आजीवन कारावास। ना तुम वहां पे जो है लाली लिपस्टिक लगा सकते हो, ना हेयर जेल लगा सकते हो, ना ही तुम फेस वॉश लगा सकते हो, हर तरीके का मेकअप बैन। हम सरकार है, हमने कानून पास कर दिया, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोग एक्चुअल में दुखी हो जाएंगे इस चीज से कि ये क्या आफत आ गई, है ना, ये कौन सा तांडव है, ये तो गलत बात है, हमारे जीवन जीने का अधिकार है, ये तो हम एज अ इंसान, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वहां पे ये जो कानून है इसको हमारे अनुच्छेद, अभी हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार के विरुद्ध माना जाएगा। जीवन जीने के अधिकार, उसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 21 में कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो कानून है, मेकअप भी यस, फेस वॉश भी उसी में आता है। तो अब ये कानून इसके साथ टकरा, तो संविधान कहता है कि अगर कोई भी सरकार ने ऐसा कानून बनाया जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, वो कानून स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे मौलिक अधिकारों ने सरकार को रोक दिया कि ऐसा कोई काम नहीं करना, ये तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है।
रवि अफगानिस्तान को छोड़ दो, यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में है नहीं है वो छोड़ दो, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा कि अनुच्छेद 21 तुरंत सरकार का ये कानून को तुरंत खत्म कर देगा, कहेगा नहीं बेटा ये कानून तो पास नहीं हो सकता, ये तो गलत है। तो ये क्या हुआ, सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया। यही संविधानवाद है कि संविधान के अंदर ऐसे कई सारे तत्व हैं, कई सारे घटक मौजूद हैं जो सरकार को समय समय पर रोक देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। वही संविधानवाद है। समझ में आया? क्लियर है? अब क्लियर हो गया ना ये चीज कि संविधानवाद क्या है? कि संविधानवाद संविधान के अंदर ही मौजूद ऐसे तत्व हैं जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का काम करते हैं। अब तो लाने दो बेटा, धीरे धीरे आएगा, सब धीरे धीरे आएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि संविधान के प्रकार, अलिखित संविधान और लिखित संविधान, दो प्रकार के संविधान होते हैं। अब अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है, ठीक है, अलिखित संविधान का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर संविधान नहीं है। अलिखित संविधान का मतलब होता है जहां संविधान के स्रोत, जहां संविधान के स्रोत अनेक हों, अनेक संविधान के स्रोत हों। जैसे एग्जाम्पल है, अगर तुम देखोगे, उदाहरण है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जो है वो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन में कहा जाता है कि वहां अलिखित संविधान है। क्यों अलिखित है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या है कि वहां पे कोई एक सिंगल किताब नहीं है। वहां पे ब्रिटेन के अंदर संसद के बनाए कानून, जो उनकी ब्रिटेन की संसद है, संसद के कानून जो हैं वो भी संविधान माने जाते हैं। वहां के राजा, जो पुराने राजा थे, राजाओं के जो आदेश पत्र हैं, राजाओं के आदेश पत्र, वो भी एक्चुअल में जो है एक तरीके से संविधान के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैग्ना कार्टा उनमें सबसे ज्यादा फेमस है, मैग्ना कार्टा अच्छा खासा फेमस है। इसी तरीके से वहां की कुछ परंपराएं या प्रथाएं भी हैं, तो वहां की कुछ प्रथाओं को भी एक्चुअल में संविधान का दर्जा मिला है। तो ब्रिटेन के अंदर संविधान तो है। हिमा क्या कह रहे हो, पता कैसे चलेगा कि क्या सरकार के अधिकार में? बेटा संविधान में सब चीजें लिखी हैं, संविधान में सब चीजें लिखी हैं। और अगर किसी तरह की ऐसी समस्या आती है तो उच्चतम न्यायालय यही काम करता है, सुप्रीम कोर्ट का यही काम है, वही बताता है कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। ठीक है? तो यहां पे ब्रिटेन में कोई एक चीज नहीं है। जैसे संसद का कानून, राजाओं के आदेश पत्र, जिसमें मैग्ना कार्टा, ठीक है, बहुत फेमस है। अभी आएगा मैग्ना कार्टा वगैरह, आस्था आएगा, डोंट वरी, अभी धीमे धीमे सब आएगा, क्यों दुखी हो। तो वहां पे एक राजा का एक बहुत पुराना ठीक है, वहां पे एक आदेश पत्र है जो आज भी वहां पे चलता है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा वास्तव में स्पेशल है दुनिया भर के लिए भी। ठीक है, वहां के एक राजा का आदेश पत्र है वो। मैग्ना कार्टा हो गए, वहां की परंपराएं हो गए, इन सब को मिला के वहां पे संविधान इस तरीके का बना हुआ है। एक नहीं है वो, मतलब कई सारे स्रोत हैं उसके। अब सवाल है कि ये इंग्लैंड में इस तरह का रायता क्यों फैला के रखा है? एक ही किताब बना लेते भाई, आसान रहता समझने में, सब चीजें एक जगह इकट्ठी रहती तो पढ़ने में भी अच्छा लगता। इतनी सारी रायते क्यों फैला रखे? अलिखित संविधान का अपना एक फायदा है। अलिखित संविधान हमेशा लचीला होता है। ठीक है, लचीला होता है। अब लचीला होने के कारण, लचीला है, अलिखित संविधान हमेशा लचीला होता है। अब लचीला होने से एक फायदा है, लचीला होने से यह फायदा है कि समाज में होने वाले जो बदलाव हैं, उन बदलावों को आसानी से संविधान में सम्मिलित किया जा सकता है।
समाज में होने वाले, क्योंकि संविधान बना किसके लिए? समाज के लिए। तो समाज के होने वाले बदलावों को स्वीकृत करना आसान है। स्वीकृत करना आसान है, इसीलिए एक्चुअल में ये चीज चाहिए। अब एग्जाम्पल बताते हैं। हाँ, प्रथाएं। अब कैसे एग्जाम्पल? जैसे अभी तुमने हाल फिलहाल में एक चीज सुनी होगी न्यूज वगैरह में, LGBTQ, ये नाम सुना है? LGBTQ। LGBTQ का मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वायर। अब ये क्या है? एक्चुअल में जैसे आजकल बड़ा फैशन हो गया है कि लड़का हूं लड़के से प्यार करता हूं, ठीक है, लड़की हूं लड़की से प्यार करती हूं, लड़की से ही शादी करूंगी, है ना? कि आजकल लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़की लड़कियां शादी कर रही, इस तरीके का कॉन्सेप्ट। अब इंग्लैंड में क्या है, अलिखित संविधान होने के कारण वहां पे इस चीज को वहां पे कानूनी रूप से लागू करना आसान है, क्योंकि वहां पे संसद खट से एक कानून ले आएगा और उसको लागू कर देगा कि भैया ये तुम लोग जो है जो चाहे ऐश करो। तो वहां पे समाज में होने वाले जो भी बदलाव हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा भी अनूप बताएंगे, वहां पे होने वाले जो भी बदलाव हैं उनको वहां पे संविधान में अंगीकृत करना आसान है। अंगीकृत करना आसान है, अलिखित संविधान का ये फायदा है। लेकिन एक नुकसान भी है, ठीक है, एक नुकसान भी है अलिखित संविधान की। नुकसान क्या है अलिखित संविधान का? कि कई सारे सोर्स होने के कारण, कई सारे स्रोत होने के कारण संवैधानिक टकराव, कि अब मान लो संसद का कानून है और कोई पुराने राजा का आदेश है, तो किसका सुनेंगे? तो एक तो संवैधानिक टकराव बढ़ जाते हैं, पहली समस्या ये आ जाती है, संवैधानिक टकराव, ये एक समस्या बढ़ती है। दूसरी, सरकार निरंकुश हो जाती है। सरकार जो है, क्योंकि उसी की चलती है सरकार की, तो सरकार कई बार निरंकुश होने का डर, खतरा बना रहता है, तो सरकार निरंकुश हो सकती है। ठीक है, सरकार निरंकुश हो सकती है, ये खतरा रहता है। LGBTQ का हिंदी में बेटा कोई फुल फॉर्म नहीं है। LGBT बोलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वायर। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे तो ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ है लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान का मतलब होता है जहां पर संविधान का स्रोत एक है। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, जहां पर संविधान का स्रोत एक है। एक हो, वो लिखित संविधान है। जैसे भारत, भारत का लिखित संविधान है, ठीक है, भारत का हो गया या अमेरिका का हो गया, ज्यादातर देशों में लिखित ही है, अमेरिका इत्यादि, इन सब का एक्चुअल में लिखित संविधान है। निरंकुश नहीं जानते, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। अतुल भैया हिंदी वाले हो, है ना? निरंकुश का मतलब है कि जैसे मरखा बैल, अपने ते का बोलत यार, मरखा बैल है जो को से थमत नहीं, है ना, को से थमत नहीं।
जाए पकड़, वो तो बहुत ही कठिन काम है, ज्यो सो सींग मार दे। तो ऐसे ही सरकार जो है निरंकुश हो जाती है, यानी कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करने लगती है, अपने फायदे के लिए काम करती है। वो फिर जनता के अधिकारों को, डिक्टेटर नहीं कह सकते सुमित, क्योंकि संविधान है तो डिक्टेटर बनना बहुत मुश्किल है। संविधान होने की वजह से डिक्टेटर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम है ना, कि वो ज्यादातर मामलों में वो अपनी मनमानी चलाने लगती है। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें अभी यूके का एग्जांपल भी दे देता हूं कि यूके में अभी लास्ट ईयर 2 लाख लड़कियों का रेप हुआ है। पाकिस्तान से आए हुए जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के अंदर 2 लाख लड़कियों का रेप किया है। और वहां पे संसद, वहां की सरकार ने उसके ऊपर जांच करने से मना कर दिया, कोई कुछ कर नहीं पाया वहां पे, क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में वहां पे एक्चुअल में कोई मना कर दिया सरकार ने कि हम जांच नहीं करेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाया। यह है निरंकुशता। तो अलिखित संविधान में एक डर है। राजशाही नहीं कह सकते प्रतिमा, राजशाही बहुत गंभीर शब्द है। पॉलिटी में शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने होते हैं। राजशाही तो बिल्कुल ही वो पराकाष्ठा है निरंकुश के होने की। यहां पे राजशाही नहीं आ सकती क्योंकि संविधान है, कुछ सीमाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन उस सीमाओं के दायरे में वो बिल्कुल ही आतताई हो जाते हैं। नहीं, नॉर्थ कोरिया में संविधान, नॉर्थ कोरिया में तो जो किम जोंग कह दे वही संविधान है। अब लिखित संविधान का फायदा क्या है? लिखित संविधान होने का फायदा क्या है? क्यों लिखित संविधान भारत ने बनाया, या अमेरिका में लिखित संविधान कैसे है? लिखित संविधान का मतलब है जहां पर संविधान का, यानी कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं, का स्रोत एक होता है। जैसे भारत का अगर तुम देखो, एक किताब है संविधान की, है ना, जो हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जी की जो मूर्ति में तुमने देखा होगा वो लिए रहते हैं, तो भारत की संविधान की एक ही किताब है, सारे सारे मौलिक सिद्धांत सब कुछ उसी में ही है, वो लिखित संविधान है। अमेरिका में एक ही किताब है संविधान की, वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब है कि जहां पर संविधान का स्रोत एक ही है, एक ही किताब में सब कुछ समाहित है। नहीं नहीं, अभी हाल फिलहाल में। हाँ, तो अब यहां पे लिखित संविधान के फायदे क्या हैं? लिखित संविधान के फायदे हैं कि सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, एवं व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यह फायदा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केपी, वो छोड़ दो, अभी वो सब डिटेलों में मत जाओ, फालतू में अननेसेसरी परेशान हो गए उसमें। दूसरी तरफ इसका एक नुकसान भी है, कि जो यहां फायदा है वो यहां नुकसान है। नुकसान क्या है? कि ये एक्चुअल में कठोर होता है। लिखित संविधान कठोर होता है, इसमें बदलना आसान नहीं है। ठीक है, जो इसमें क्या है, कठोरता होती है। अब कठोर है तो बदलाव करना मुश्किल है, कठोरता है तो बदलाव करना मुश्किल है। तो समाज के बदलाव को शामिल करना, समाज के बदलाव को शामिल करना मुश्किल हो जाता है ना। जो सम्मिलित, वहां पे कह सकते हो शामिल करना मुश्किल है या कठिन हो जाता है, करना कठिन है।
समझ में आई ये चीज? जैसे भारत है, भारत में एलजीबीटी का जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2009 के पहले अगर एक लड़का दूसरे लड़के के साथ पार्क में बैठा है तो पक्का वो जेल जाएगा। भारत में ऐसा ऐसे कोई भी संबंध एक्चुअल में वहाँ पे अ, एक तरीके से कहा जाए कि वो क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे, वो कानूनी दंड के दायरे में आते थे। कि 2009 के पहले तक अगर कोई एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार करता है और पार्क में बैठा है तो पक्का जेल जाएगा, पक्का, कोई नहीं रोक रहा उसको, वो कानूनी रूप से अपराध था। पहली बार भारत में एलजीबीटीक्यू का मामला उठा वहां पे हाई कोर्ट में 2009 में। 9 में पहली बार अलाउ किया गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अलाउ किया। नहीं नहीं, कानूनी रूप से एक्चुअल में दंड का प्रावधान था, जेल थी। कि अगर कोई लड़के ने ये कह दिया कि हम तो साहब लड़के से शादी करेंगे, ठीक है, अगर किसी लड़के ने दूसरे ये कह दिया कि हम तो साहब लड़के से शादी करेंगे तो सीधा जेल 7 साल के लिए। अगर किसी लड़की ने ये कह दिया कि नहीं हम तो फलानी लड़की से शादी करेंगे तो पक्का जेल जाएंगे दोनों के दोनों 7 साल के लिए। पहली बार 2007 में नाज फाउंडेशन केस में हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि नहीं लड़का लड़के से प्यार कर सकता है और पार्क में बैठ सकता है। और उसकी लड़ाई लंबी चली, 2017-18 में जाके फाइनली अलाउ किया गया कि नहीं नहीं भैया अपराध नहीं है, ठीक है, अपराध नहीं है, आराम से बैठो पार्क में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ 2018 में जाके। लेकिन बेचारों को अभी भी जो है वो अलाउ नहीं है कि शादी कर सकते। सरकार कह रही ना मालिक शादी आदि नहीं करना है, तुम्हें पार्क में बैठना है खूब बैठो, शादी करने का अधिकार नहीं देंगे हम। तो अपने यहाँ पे क्या है, कठोर कानून होने के कारण बेचारों को वहां पे शादी करने का अधिकार नहीं मिल पा रहा, ठीक है। पार्क में बैठ सकते हैं लेकिन एक्चुअल में शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कठोर कानून है, अपने आप पे वो बदलाव हो ही नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन टाइम लगेगा उस बदलाव होने में, सबकी सहमति होगी तभी बदलाव होगा। साहिबा छोड़ दो आईपीसी कमेंट मत देखा करो, कमेंट मत छोड़ दो उसको, कमेंट को जो हम पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। समझ में आई ये चीज? क्लियर है? संस्कृति एलजीबीटी अभी तो बताया था बेटा, एलजीबीटी का फुल फॉर्म अभी तो बताया था, सुना नहीं क्या तुम? कहाँ मतलब क्या कर रही हो कि कहीं विशेष छत पे बैठ के क्लास कर रही हो क्या? अभी बताया था एलजीबीटी क्यू के बारे में कि एलजीबीटी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वायर 4 बार बता चुके हैं। समझ में आया? तो लिखित संविधान का मतलब है जहां पर एक स्रोत हो। अब इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। इसी तरीके से अलिखित संविधान का फायदा भी है और नुकसान भी है। समझ में आई ये चीज? दोनों में अंतर क्लियर है? कोई दिक्कत? आदिति छोड़ दो, तुम्हारे हिसाब से नहीं होती है दुनिया में चीजें। तुम एसडीएम बनने जा रहे हो, इस तरह के भाव पूर्वाग्रह नहीं रख सकती। हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस है। मॉडर्न जमाने में आ गए हो, इस तरह की जो चीजें हैं। मॉडर्न जमाने में आ गए, इस तरह के पूर्वाग्रह किसी भी एक अधिकारी के लिए अच्छी चीज नहीं है। पहले से पूर्वाग्रह नहीं रखना किसी चीज के। मान लो तुम्हारा कर्मचारी ही तुम्हारे साथ वाला अगर ऐसा निकल आया तो तुम का भगा दोगी क्या उसको? नहीं भगा पाओगी। मान लो तुम एसडीएम बन गई, अब तुम्हारा ड्राइवर ही पता चला वही वहां पे क्या कहते हैं उसी कैटेगरी से निकला, फिर तुम क्या कहोगी कि हम छोड़ दो नौकरी, हम नहीं कर रख पाएंगे? नहीं भगा पाओगी, तुम्हें रहना है वहां पे, उसके साथ नौकरी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो, तुम नहीं कुछ कर पाओगी, उसके साथ ही नौकरी करनी पड़ेगी तुम्हें। वो भले ही रोज वैसे ही चल के आएगा बढ़िया सा इठलाते हुए,
है ना, तुम देख के बिल्कुल कुकुरमुत्ता बन जाओगी कि ये क्या है और उसके बाद उसी के साथ नौकरी करोगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है यहां तक कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है ना, दोनों में अंतर समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब आते हैं इसके आगे दूसरे चीजों के ऊपर। अभी जो मैग्ना कार्टा और दुनिया भर की जो तुम लोग बातें कर रहे थे, इसकी बात करते हैं। अब लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र कैसे बना। लोकतंत्र का विकास एक्चुअल में एक दिन में नहीं हुआ। लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं वो धीरे धीरे करके बने हैं। ठीक है तृप्ति, इथिक्स में पढ़ाए तो है ना हम, एथिक्स में ये सारी चीजें हम बताए तो हैं। जो लोग एथिक्स पढ़े हैं हमसे, एथिक्स में हम बताए हैं इस सब चीजों को कैसे क्या करना है। अब लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, देखो हम यहाँ पे तुम्हें एक नई अच्छी चीज बताते हैं जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। एक तो समय इतने जल्दी निकलता है, 2 घंटे पता नहीं चलेंगे कब सट्ट से गायब हो गए। जैसे तुमने देखा होगा कि धरती जो बनी है, हम एक्चुअल में थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं। मेरा जो पीएचडी करने का जो काम था, तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे पीएचडी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। मेरी पीएचडी ऐसी है कि जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करके इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नए सिद्धांत पैदा किए। मेरी पीएचडी वो है कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहाँ पे लोग आईआर, मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशन के नए सिद्धांत बनाए हैं ठीक है, मेरी वही आदत है कि मैं पॉलिटी और आईआर में साइंस को लेके आता हूं जिससे समझ में जल्दी आता है, मजा आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो लोकतंत्र का विकास तुम ऐसे समझो कि जैसे धरती है, धरती के 3 भाग हैं। पहला है धरती का, जिसको तुम लोग आमतौर पे कहते हो कोर, है ना, कि जो सबसे कठोर है, जो एक्चुअल में बी मेन हिस्सा है धरती का, जो कहते हैं ना कोर है ये। और दूसरा जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल, है ना, और तीसरा होता है यहां पे क्रस्ट। ये चीज पढ़ी है कि धरती जब बनी तो सबसे पहले एक्चुअल में कोर बना। अगर धरती के अंदर का ये हिस्सा अगर खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा ये धरती कोलैप्स कर जाएगी, धरती पूरी समिट जाएगी एक जगह पे, राइट। कि अगर अर्थ का जो कोर है, अगर अर्थ की कोर एक्चुअल में बिखर जाए तो पूरी की पूरी धरती निपट जाएगी, राइट। अगर धरती यहां पे धरती के क्रस्ट में या मेंटल में चेंज हो तो फिर भी धरती बच जाएगी, लेकिन अगर कोर टूटा तो पूरी निपट जाएगी। ऐसे यहां पे जो है अपने लोकतंत्र, सिर्फ अपना नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ऐसे ही लोकतंत्र में भी कई चीजें हैं जो कोर हैं, जिनसे लोकतंत्र, जिनके ऊपर टिका है। लोकतंत्र में भी कुछ चीजें कोर हैं, कुछ चीजें बाद में बनी, कुछ चीजें जो हैं धीरे धीरे अभी भी उनमें विकास हो रहा है। हाँ, जैसे सबसे पहला अगर हम कोर की बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की कोर में आता है कानून का शासन, विधि का शासन, कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन, या इसको आमतौर पे विधि का शासन बोलते हैं, ये कोर है। दूसरी चीज तुम्हारा कोर में आती है शक्तियों का विघटन। अभी ये क्या होता है ये आगे चल के अभी बताएंगे, शक्तियों का विघटन। ठीक है, ये दो चीज एक्चुअल में लोकतंत्र के लिए सबसे पहले बनी, और यही मेन है। अगर किसी देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा
तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर असर पड़ रहा। अगर ये दोनों टूट गए तो वहां का लोकतंत्र बिखर जाएगा। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश में लोकतंत्र क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि यहीं पे अटैक हुआ है उसके। बाकी चीजें जैसे अगर तुम देखोगे कि इसके अलावा कई सारी और चीजें हैं शक्तियों वहां पे, संघवाद जैसे हो गया, ठीक है, ये मेंटल में आता है संघवाद, या जैसे तुम्हारा संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ऐसे करके कई सारे कारक हैं जिनसे मिलके एक्चुअल में ये बना है। तो हमें इनको धीरे धीरे किस चरण में विकास हुआ इस चीज को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले कोर बनी और कोर में सबसे पहले बना कानून का शासन। सबसे पहले जो लोकतंत्र का जो विकास हुआ, जैसे धरती बनी तो धरती का सबसे पहले कोर बना, फिर मेंटल बना, मेंटल के बाद क्रस्ट बनी। ऐसे ही लोकतंत्र में सबसे पहले जो चीजें आई वो आई ये दो चीजें, कानून का शासन और शक्तियों का विघटन। इन दो चीजों के ऊपर बाकी और चीजें टिकी हुई हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को हमें समझना पड़ेगा। अब कानून का शासन का सिद्धांत कैसे आया? मैग्ना कार्टा यहां इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में 1215, ठीक है, 1215 में इंग्लैंड के अंदर, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे एक राजा थे जॉन, राजा जॉन करके। इंग्लैंड के अंदर एक राजा जॉन नाम था उनका। जॉन भाई साहब को एक्चुअल में युद्ध करने का बड़ा शौक था। युद्ध और अय्याशी, इनकी दो ही शौक थे। युद्ध करने के चक्कर में इन्होंने एक बड़े राजा के हाथों अपना जो क्षेत्र था वो हार गए और इतना हिस्सा, 1/3 हिस्सा उनका चला गया। अब 1/3 हिस्सा जाने की वजह से उन जो वो कर वसूलते थे, वो पहले इतने पे कर वसूलते थे, अब हारने के बाद इतना ही बचा है तो इसी पे कर वसूल पा रहे। कर कम आ रहा, टैक्स कम आ रहा, तो अय्याशी कम कर पा रहे। तो राजा ने अपनी अय्याशी के चक्कर में वहां पे कर बढ़ा दिया। राजा ने कहा कि नहीं यार, हमें और ज्यादा अय्याशी करनी है, हमें टैक्स ज्यादा चाहिए, अपनी जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाया तो राजा की ही सेना की एक टुकड़ी, जिसको कहा जाता है वहां पे उस टाइम पे बैरन बोलते हैं, बैरन बोला जाता है, तो राजा की ही टुकड़ी ने विद्रोह खोल दिया कि आप बिना मर्जी के कर कैसे बढ़ा रहे। अब राजा और राजा की टुकड़ी के बीच में आपस में टकराव बड़ा खतरनाक हुआ। खतरनाक स्थिति बनी। राजा को लगा कि ये तो हमें मार देंगे। राजा ने उनके साथ संधि करी और एक आदेश पत्र जारी हुआ 1215 में, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो है वो राजा जॉन का एक आदेश पत्र था। इस आदेश पत्र में एक चीज लिखी गई, मैग्ना कार्टा में एक चीज कही गई कि यहां पे इन्होंने कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि होगा। इन्होंने एक चीज कहा, कानून का शासन का सिद्धांत लागू करो। कानून के शासन का सिद्धांत, यानी कि राजा भी कानून से बंधा हुआ है। राजा भी कानून को वहां पे विरोध नहीं कर सकता, राजा भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। राजा को भी कानून मानने पड़ेंगे। राजा कानून से बड़ा नहीं है। तो यहां पे कानून के शासन का सिद्धांत आया। दूसरा, यहां पे पहली बार मौलिक अधिकारों की चर्चा करी गई कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार, ये इंग्लैंड में हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार, ठीक है, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, मेकअप लगाने का अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और यही मैग्ना कार्टा से यही सिद्धांत एक्चुअल में आधार बन गया वहां पे लोकतंत्र का, कि जिस भी देश में लोकतंत्र होगा वहां पे कानून का शासन होना जरूरी है।
ठीक है, वहां पे ये पहली शुरुआत थी, ये कोर बना कि लोकतंत्र, जिस भी जगह पे लोकतंत्र होगा उस लोकतंत्र के लिए जरूरी है कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब है कि चाहे शासक हो, चाहे समाज हो, सभी कानून से, सभी कानून का अनुपालन करेंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून का अनुपालन करेंगे। ठीक है, यहां से ये सिद्धांत आया मैग्ना कार्टा से, और ये लोकतंत्र का कोर, पहला कोर बना। यहां तक क्लियर है? आज के डेट में इसी को हम लोग कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, इसको कई बार आमतौर पे हम बोल देते हैं संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता कुछ और नहीं बल्कि कानून का ही शासन है, उसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, विघटन नहीं समझते, डिवीजन। रामा, हिंदी में पेपर देने जा रही हो हैं? इतनी तो हिंदी आए चाहिए भैया तुम्हें। बताओ, हम तो अंग्रेजी के होके हिंदी सीख गए, तुम हिंदी की होके हिंदी भूल रही, कैसे काम चले? हाँ, विघटन मतलब टूटना। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे हम लोग, इसके आगे की कहानी कल शुरू करेंगे, बाकी डिटेलिंग हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही रहने दो, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही रहने दो। इसके आगे का हम लोग कल धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे। पहले ही दिन डोज नहीं दे रहे, धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी वो आएगा, शक्तियों का विघटन कैसे होगा वो अभी बताएंगे। जैसे हमने ये बताया ना कि मैग्ना कार्टा से आया, ऐसे ही शक्तियों के विघटन का सिद्धांत भी ऐसे ही नहीं हुआ, उसके पीछे एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। कल बताएंगे उसके बारे में कि शक्तियों के विघटन का सिद्धांत कैसे आया, संघवाद क्या है, ये सारे सिद्धांत तुम्हें धीरे धीरे, संसद क्या होती है, कार्यकारी किसको कहते हैं, ये सब कल होगा। डोंट वरी, मजा आओ है, मजा आओ कि नहीं आओ? रामा देखो, मेरी क्लास में इंसल्ट इंसल्ट की टेंशन मत लियो। हमारी क्लास में सब सब जने बराबर हैं, हमारी क्लास में सब जने बराबर हैं, और सबको हम धोएं, अच्छे से धोएं, रिन टिकिया से, तबही चमको। ठीक है, हम अच्छे से रिन टिकिया से तुम्हें धोएं और तबही तुम चमको, तबही मजा आए। टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है। हाँ, धोना जरूरी है। असल हम भोजपुरी में बोल दे हैं बेटा, हम भोजपुरी कभी सीख ही नहीं पाए, कभी इतना ज्यादा कांटेक्ट हुआ नहीं। बुंदेलखंडी हमारी लोकल भाषा है। ठीक है, बचपन से वही बोल रहे। ठीक है। जैसे तुम्हें भोजपुरी बोलने की आदत है, ऐसे ही हमें बुंदेलखंडी की आदत है। हमारे बचपन से वही बोल रहे। ठीक है, चलो एंजॉय करो, टेक केयर। तुम लोग को मजा आ गई? सही है, बढ़िया। चलो टेक केयर, बाय बाय।